हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह साइकोलॉजी या यूं कहें चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी सीडीपी के 5वें चैप्टर में आपके साथ। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांतों में हमने जाना था कि एक बालक का विकास जीवन प्रारंभ करने से लेकर लगातार चलता रहता है और इस विकास के दौर में बालक के विकास की एक अलग प्रकृति होती है, कुछ विशेष नियम और सिद्धांत होते हैं। उन सबको हमने सीक्वेंस वाइज पढ़ा था और समझा था। दोस्तों, इसी विकास को और ठीक से समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने इस विकास की अवस्थाएं निर्धारित की हैं। क्या निर्धारित की दोस्तों? विकास की अवस्थाएं निर्धारित की हैं। अवस्थाओं का मतलब क्या हो गया कि बालक के विकास के दौरान जब बालक छोटे से बड़ा हो रहा है, उसमें लगातार विकास चल रहा है, उसमें बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये बदलाव और परिवर्तन जो उसमें आ रहे हैं, इन बदलाव और परिवर्तनों को एक अवधि तक देखा गया। उस अवधि में जहां ये बदलाव और परिवर्तन लगभग एक जैसे हैं, इस अवधि को एक मान लिया। फिर उससे आगे जहां ये बदलाव और परिवर्तन फिर एक जैसे हैं, उसको 2 मान लिया। फिर उससे आगे एक जैसे बदलाव है, वहां पर 3 मान लिया। इस तरह से संपूर्ण विकास को कुछ निश्चित अवधियों में विभाजित किया है और इन अवधियों को उन्होंने नाम दे दिया बाल विकास की अवस्थाएं। तो मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास को या मानव के विकास को ठीक से समझने के लिए कुछ छोटे छोटे कालखंडों में बांटा है। उन्हें कहा जाता है विकास की अवस्थाएं। दोस्तों, ये जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, अस्थायी होती हैं, पहली चीज। दूसरी, प्रत्येक विकास की अवस्था में कुछ समानताएं होती हैं। तीसरी चीज, ये जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, इनकी अवधि अलग अलग है, अलग अलग मतानुसार अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा है। हर एक विकास की अवस्था में कुछ विशेष गुण और विशेषताएं बालक में विकसित होती हैं और इन गुण और विशेषताओं को या कार्य क्षमताओं को जो उसमें विकसित होती हैं, इनकी समाज के द्वारा अपेक्षाएं होती हैं, वातावरण के द्वारा अपेक्षाएं होती हैं और उसमें सब मिलकर इनको विकसित करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार विकास की अवस्थाओं के माध्यम से बालक के विकास को या फिर मानव के विकास को ठीक से समझे जाने की प्रक्रिया निर्धारित होती है। तो चलिए आगे अपन सीखते हैं, समझते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाओं की बात करें, बाल विकास की अवस्थाएं बाल विकास की अवस्थाएं या फिर इन्हें केवल विकास की अवस्थाएं कहें तो भी ठीक है। विकास की अवस्थाएं, क्योंकि बाल विकास में थोड़ा सा एक दायरा कम हो जाता है विकास की अवस्थाएं, तो यहाँ एक लंबा दायरा बन जाएगा। विकास की अवस्थाएं या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर अवस्थाओं का मतलब, जैसा कि मैंने रिसेंटली कहा, अवस्थाओं का आशय यहाँ पर एक अवधि से है। कौन सी अवधि से हैं? जो अस्थायी होती हैं और थोड़े समय के लिए होती हैं। पहली चीज, इस अवधि में, कौन सी अवधि में? जो अवस्था की मान ली गई है, इस अवधि में जो परिवर्तन होते हैं विकास के दौरान, ये परिवर्तन कैसे होते हैं? समान होते हैं या लगभग मिलते जुलते होते हैं। इन अवधि में किसको मापा गया है? परिवर्तनों को मापा गया है और इन परिवर्तनों को जो एक निश्चित अवधि में होते हैं, इन्हें एक विकास में होने वाली कार्य क्षमताएं या कार्यगुण कहा जाता है। तो दोस्तों, बाल विकास को या मानव के विकास को सर्वमान्य मतों से 5 अलग अलग अवस्थाओं में बांटा गया है। इनमें से पहली अवस्था है गर्भावस्था। गर्भावस्था, इसे प्रसव पूर्व अवस्था भी कहा जाता है। प्रसव पूर्व अवस्था। दोस्तों, ये जो गर्भावस्था है, प्रसव पूर्व की अवस्था है, ये प्रारंभिक 9 माह की होती है। कितने समय की होती हैं? ये 9 माह की होती हैं या 40 सप्ताह भी इसको कहा जा सकता है। इसके बाद अगली अवस्था जो होती है फ्रेंड्स, अगली अवस्था होती है शेषवावस्था। शेषवावस्था
ये शेषावस्था जन्म से 5-6 वर्षों के बीच में होती है, हम यहाँ 6 वर्ष मान के चलते हैं। तीसरी अवस्था होती है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बीच में होती है। तीसरी अवस्था के बाद अगली अवस्था है चौथी अवस्था, जो होती है दोस्तों किशोरावस्था, अडोलसेंस 12 से 18 वर्ष के बीच में होता है। और पांचवी अवस्था जो सर्वमान्य मतों के द्वारा मानी गई है वह होती है प्रौढ़ावस्था। और यह प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से अधिक को माना जाता है। आगे भी वृद्धावस्था और अन्य अवस्थाएं हैं, लेकिन विकास में इन 5 अवस्थाओं को ही मुख्य माना गया है। तो पहली अवस्था कौन सी? गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था, जो शुरुआती 9 महीने की होती है। जीवन की प्रथम अवस्था कहें, प्रारंभिक अवस्था कहें, बुनियादी अवस्था कहें, पहली अवस्था कहें, किसी भी रूप में आपसे पूछें तो पहली अवस्था का नाम हो गया गर्भावस्था। दूसरी अवस्था की बात करें तो ये होती है शेषावस्था, जो जन्म से लेके 6 वर्ष तक चलती हैं। तीसरी अवस्था की बात करें तो ये होती है बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष चलती हैं। चौथी अवस्था फ्रेंड्स किशोरावस्था, अडोलसेंस 12 से 18 वर्ष। और पांचवी अवस्था प्रौढ़ावस्था ये चलती है 18 वर्ष से अधिक। ये तो सर्वमान्य मतों के अनुसार वर्गीकरण है। आगे जब हम बाल विकास की अवस्थाओं की विशेषताओं को पढ़ेंगे तो वहां भी इन अवस्थाओं को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन दोस्तों अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से विकास की अवस्थाओं को विभाजित किया है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। किन किन मनोवैज्ञानिक ने कितनी कितनी अवस्थाएं मानी हैं और वो कौन कौन सी हैं, उसको लेके हम यहाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक की अवस्थाओं को लेकर हम डिटेल से समझेंगे ताकि विकास की संकल्पना हमारे ठीक से समझ में आए, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास की संकल्पना ठीक से समझ में आनी चाहिए। तो इसके लिए हम हरलोक की अवस्थाओं को लेकर डिटेल से समझेंगे। दोस्तों हरलोक ने बाल विकास की अवस्थाओं को काफ़ी वाइड और व्यापक तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो ये जो 5 अवस्थाएं आपने देखी, ये सर्वमान्य मतानुसार अवस्थाएं हैं जो सभी मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार की हैं, जो मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा स्वीकार्य हैं। अब आगे हम चलते हैं हरलोक के अनुसार निर्धारित की हुई बाल विकास की अवस्थाएं। तो दोस्तों हरलोक के अनुसार अगर बात करें तो हरलोक के अनुसार जो पहली अवस्था है वो भी यहां पर कौन सी है? हरलोक के अनुसार भी पहली अवस्था गर्भावस्था। कौन सी अवस्था? गर्भावस्था। गर्भावस्था को हरलोक ने भी जैसे पीछे हमने माना है ऐसे ही प्रारंभिक 9 माह या 40 सप्ताह की अवधि को माना है। दोस्तों 9 माह या 40 सप्ताह की अवधि क्या कहलाती है? गर्भावस्था कहलाती है। इस गर्भावस्था को पुनः 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। जो 9 महीने का काल है, प्रसव पूर्व का काल है, जन्म पूर्व का काल है, जीवन की पहली अवस्था है, बुनियादी अवस्था है। इसे फिर से 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। तो गर्भावस्था की 3 उप अवस्थाएं, गर्भावस्था की 3 उप अवस्थाएं। तीन उप अवस्थाएं। इन 3 उप अवस्थाओं की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें पहली अवस्था आती है बीजकरण अवस्था। बीजकरण कहें या बीज अवस्था कहें, बीज अवस्था। ये जो बीज अवस्था होती है ये प्रारंभिक 2 सप्ताह की अवधि होती है। कितने की? प्रारंभिक 2 सप्ताह की। इस प्रारंभिक 2 सप्ताह की अवधि में जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि बालक एक जाइगोट के रूप में, एक कोशिका के रूप में, जिसे हम संयुक्त कोष कहते हैं, मां के गर्भ में
अपना जीवन प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर इस पहली अवस्था को जो बीज अवस्था कहलाती है, इस बीज अवस्था में माँ के गर्भ में बालक एक बीज के रूप में अंडाकार संरचना में प्रवेश करता है। कौन सी संरचना में? एक अंडाकार संरचना में प्रवेश करता है और इस अंडाकार संरचना का नाम होता है युक्ता। इसका नाम होता है युक्ता। इस युक्ता में एक योक नामक पदार्थ होता है जो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। यह युक्ता में निहित योक पदार्थ को भोजन के रूप में, आहार के रूप में यह बीज ग्रहण करता है और प्रारंभिक विकास करता है। तो अंडाकार संरचना का नाम क्या हो गया? युक्ता। इसमें जो पदार्थ है, द्रव पदार्थ है, किसमें? इस युक्ता में, उसका नाम है योक। तो इस अंडाकार संरचना जिसका नाम युक्ता है, इसमें निहित योक को आहार के रूप में ग्रहण करता है और बालक प्रारंभिक विकास को प्राप्त करता है। प्रारंभिक 2 सप्ताह बाद ये योक और युक्ता दोनों ही समाप्त हो जाते हैं और बालक गर्भ में अगली अवस्था में प्रवेश करता है और उस उप अवस्था का नाम है दोस्तों भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था। गर्भावस्था की दूसरी उप अवस्था भ्रूणावस्था जो है, इसकी अवधि मानी गई है 2 सप्ताह से 2 माह के बीच में। 2 सप्ताह से 2 माह के बीच भ्रूणावस्था को माना गया है। इस भ्रूणावस्था में बालक 3 परतों में अपने शारीरिक अवयवों का निर्माण करता है। कितनी परतों में? 3 परतों में अपने शारीरिक अवयवों का निर्माण करता है। अगर इन 3 परतों की बात कहें दोस्तों, तो इनमें से जो पहली परत होती है, उस पहली परत का नाम होता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। यह एक्टोडर्म नामक जो पहली परत होती है, यह बालक की बाहरी परत भी कहलाती है। इस बाहरी परत के माध्यम से बालक अपने बाहरी शारीरिक अवयवों का निर्माण करता है। और ये बाहरी शारीरिक अवयव कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये होते हैं हमारे नाखून होते हैं, त्वचा होती है, हमारे बाल होते हैं। इस बाहरी परत में इन सब का निर्माण होता है। इसके बाद बालक अपने शारीरिक अवयवों का दूसरी परत के रूप में निर्माण करते हैं, जिसे कहा जाता है मिसोडर्म। मिसोडर्म। ये मिसोडर्म जो है, ये मध्य की परत है। ये मध्य परत है। इस मध्य परत में बालक अपनी मांसपेशियों का विकास करता है। मांसपेशियों आदि अवयवों का विकास करता है, निर्माण करता है और गर्भ में अपने आप को डेवलप करता है। उसके बाद तीसरी परत के रूप में, जिसको कहते हैं एंडोडर्म, तीसरी परत होती है एंडोडर्म। यह एंडोडर्म आंतरिक परत होती है। इस आंतरिक परत में बालक अपने पाचन संस्थान का, फेफड़ों का और अन्य अवयवों का निर्माण करता है। इस प्रकार 3 परतों के माध्यम से, कौन कौन सी परत है? पहली है एक्टोडर्म, दूसरी मेसोडर्म, तीसरी एंडोडर्म। इन तीनों परतों के माध्यम से बालक गर्भावस्था की दूसरी उप अवस्था भ्रूणावस्था में अपने शारीरिक अवयवों का निर्माण करता है और अपने जीवन को मां के गर्भ में आगे विकसित करता है दोस्तों। इसके बाद तीसरी उप अवस्था आती है जिसे कहते हैं गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये जो गर्भस्थ शिशु की अवस्था होती है, ये गर्भावस्था की तीसरी उप अवस्था है। इसकी अवधि मानी गई है 2 माह से 9 माह। 2 माह क्यों? क्योंकि 2 माह तक ये पीछे वाली अवस्था थी, इससे आगे चलेंगे तो 2 माह से लेकर 9 माह तक गर्भस्थ शिशु की अवस्था मानी गई है। इस गर्भस्थ शिशु की अवस्था में बालक ने जो पीछे भ्रूणावस्था में अवयवों का निर्माण किया था, इन सभी अवयवों का जिनका निर्माण हो गया है, इनका विकास करता है, इनको परिपक्वता की ओर लेकर जाता है। तो
भ्रूणावस्था में निर्मित अवयवों के विकास करने का काम बालक कौन सी अवस्था में करता है? तो दोस्तों वह गर्भावस्था की तीसरी उप अवस्था गर्भस्थ शिशु की अवस्था में करता है। देखते हैं यहाँ पे क्या करता है ये। गर्भावस्था में जो इसने अवयव निर्माण किए थे, अवयव थे, इन अवयवों का विकास करता है। इन अवयवों के विकास क्रम में लगभग 6 माह में, कितने माह में? 6 माह में इस बालक के जो शारीरिक अवयव होते हैं, ये सभी शारीरिक अवयव प्रौढ़ की भांति कार्य करने लगते हैं। किसके भांति? प्रौढ़ की भांति लगभग सभी शारीरिक अवयव कार्य करने लगते हैं गर्भावस्था में। इस प्रकार बालक इन 3 उप अवस्थाओं के माध्यम से गर्भावस्था में अपना विकास करता है और इस 9 माह या 40 सप्ताह की अवधि को पूरी करके बालक अपने जीवन की पहली अवस्था को पूरी करता है दोस्तों। और पहली अवस्था पूरी करने के बाद बालक अगली अवस्था में प्रवेश करता है, या यूं कहें बालक माँ के गर्भ से जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद अगली अवस्था आती है। उस अगली अवस्था को हरलोक ने विकास की दूसरी अवस्था कहा है और वह है दोस्तों शेषवावस्था। शेषवावस्था हरलोक के अनुसार यह विकास की दूसरी अवस्था है, शेषावस्था। और शेषावस्था को हरलोक ने माना है जन्म से 2 सप्ताह तक। तो जन्म से 2 सप्ताह तक दूसरी अवस्था हो गई विकास की, जिसका नाम है शेषावस्था। इस शेषावस्था में क्योंकि बालक मां के गर्भ से जन्म लेता है, देखिए अगर हम वातावरण की बात करें तो वातावरण को मनोविज्ञान में 2 प्रकार का माना गया है। पहला वातावरण आंतरिक वातावरण होता है जो मां के गर्भ में बालक को मां के द्वारा प्राप्त होता है। और फ्रेंड्स दूसरा वातावरण होता है जो जन्म के बाद बाहरी एनवायरनमेंट से बालक को प्राप्त होता है। आंतरिक वातावरण में जो मां के गर्भ से बालक को मिलता है, वहां बालक अपने आप को मां के साथ विकसित करता है, मां के साथ ही वह अपना भोजन और समस्त गतिविधियां प्राप्त करता है और मां के साथ ही ये सारा का सारा उसका विकास होता है दोस्तों। अब जन्म लेने के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन बालक के साथ क्या होता है, बालक को क्या बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है? सबसे बड़ा परिवर्तन बालक को एक नया वातावरण उसके सामने होता है जिससे उसको फेस करना होता है। तो इस बाहरी वातावरण में बालक पहली बार प्रवेश करता है जन्म लेने के पश्चात, इसीलिए इस वातावरण के साथ बालक को समायोजन करने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मनोविज्ञान में इसे कठिनाई का काल भी कहा जाता है। और यहाँ पर अब तो साइंस काफ़ी डेवलप हो गया, हमारा मेडिकल बहुत डेवलप हो गया। अदरवाइज पहले बर्थ डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, जन्म मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। क्यों होती थी काफ़ी ज़्यादा? क्योंकि बालक को जब माँ के गर्भ के बाद नया वातावरण मिलता है तो वहाँ वह समायोजन नहीं कर पाता है और उसकी डेथ हो जाती थी। तो अभी तो मेडिसिन के द्वारा मेडिकल सेक्टर की बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाने के कारण बालक को काफ़ी हद तक इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, उसका मेडिकल ट्रीट किया जाता है कि वो आसानी से नए एटमॉस्फेयर को फेस कर लेता है। तो दोस्तों विकास की दूसरी अवस्था शेषावस्था, यहाँ बालक क्या करता है? जन्म के पश्चात वातावरण में प्रवेश करता है। कौन से वातावरण में? बाहरी वातावरण में। जन्म के पश्चात बाहरी वातावरण में बालक यहाँ पर प्रवेश करता है। दूसरी चीज, जब ये बाहरी वातावरण में प्रवेश करता है तो इसको वातावरण के साथ विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिए इस अवस्था को कठिनाइयों का काल भी कहा जाता है। किसका काल? कठिनाई का काल, अधिगम कठिनाई का काल भी इसको कहा जाता है। इस पहली अवस्था में बालक नवीन वातावरण को प्राप्त करता है और इस नवीन वातावरण के साथ बालक में जन्म के समय ही जो नवजात शिशु होता है, इस नवजात शिशु की त्वचा पर जो मुलायम बाल होते हैं वो 15 दिन में स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों जन्म के समय नवजात शिशु पर बहुत हल्के हल्के मुलायम बाल होते हैं, रेशमी बाल होते हैं। यह शुरुआती 15 दिनों में धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। एक और, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग हल्का गुलाबी लाल होता है।
यह हल्का गुलाबी लाल रंग जो नवजात शिशु की त्वचा का होता है प्रारंभिक 15 दिनों में धीरे धीरे अपने वास्तविक रंग को प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा बालक में यहाँ बहुत तेजी के साथ शारीरिक विकास होता है, बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो नवजात शिशु की त्वचा पर जो मुलायम बाल होते हैं 15 दिन में समाप्त हो जाते हैं। अगली बात, नवजात शिशु की त्वचा का रंग हल्का गुलाबी होता है। यह क्या करता है? अपने वास्तविक रंग को प्राप्त कर लेता है। वास्तविक रंग को प्राप्त कर लेता है। कब कर लेता है? शुरुआती 15 दिनों में अपने वास्तविक रंग को प्राप्त कर लेता है। उसके अलावा यहाँ पर बालक जो है, बालक कामक गतिविधियों में या कामक प्रवृत्तियों में रुचि लेता है और कामक प्रवृत्तियों में रुचि लेने के कारण बालक में शक्ति और गति का विकास होता है। तो बालक किसमें रुचि लेता है? बालक कामक प्रवृत्तियों में रुचि लेता है। कामक प्रवृत्तियों में रुचि लेता है जिससे इसमें शक्ति और गति का विकास होता है। किसका विकास होता है? शक्ति और गति का विकास होता है। कामक प्रवृत्तियों का मतलब क्या? आगे हम सिगमंड फ्राइड पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि हम सब में मूलतः एक लिबिडो नामक तत्व पाया जाता है। लिबिडो एक लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है काम प्रवृत्ति, सेक्सुअल टेंडेंसी। लिबिडो का अलग अलग अवस्था में अलग अलग प्रकार का प्रभाव होता है। तो जन्म के साथ ही बालक में लिबिडो का प्रभाव बनना शुरू होता है और यह लिबिडो का प्रभाव जो है ये कामक गतिविधियां या कामक प्रवृत्तियां बॉडी में बनाता है, या यूं कहें एक्साइटमेंट बॉडी में आता है। इस एक्साइटमेंट के कारण, उत्तेजना के कारण बालक हाथ पैर हिलाता है, बॉडी को मूवमेंट देता है, लगातार गति करता है और गति करता है, इसीलिए बालक में शक्ति का विकास होता है, पावर डेवलप होता है। अगर गति नहीं करेगा तो शक्ति का विकास भी नहीं होगा। हमारे शारीरिक अवयवों के साथ एक चीज जुड़ी होती है कि अगर कुछ समय तक हम शारीरिक अवयवों को एक ही स्थिति में रख दें तो इनका जो मोमेंटम है, जो गति है, वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए कामक प्रवृत्तियों के कारण, कामक गतिविधियों की प्रभाव के कारण, लिबिडो के प्रभाव के कारण बालक विभिन्न गतियां करता है जिसके कारण बालक में शक्ति का विकास होता है। इसके अतिरिक्त इस शेषावस्था में क्या होता है? बालक में स्वाद व सूंघने संबंधी इंद्रियों की क्षमता सर्वाधिक होती है। स्वाद व सूंघने संबंधी इंद्रियों की क्षमता का विकास होता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों को 5 सेंसेस कहा जाता है। इन 5 सेंसेस में सबसे पहले जो बालक में विकसित होती हैं वो होती है दोस्तों स्वादेंद्री, जिसको घ्राणेंद्री कहा जाता है। और इस सूंघने संबंधी घ्राणेंद्री और स्वादेंद्री, इन दोनों इंद्रियों का सबसे ज्यादा क्षमताओं का इस अवस्था में विकास होता है। इस प्रकार इन विशेषताओं के साथ बालक अपने आप को विकसित करता है और जन्म से लेकर 2 सप्ताह की अवधि को पूरी करता है और फिर अगली अवस्था में प्रवेश करता है। दोस्तों, अगली अवस्था को हरलोक ने कहा है बचपन अवस्था। तो विकास की तीसरी अवस्था हरलोक के अनुसार है दोस्तों बचपन अवस्था को हरलोक ने माना है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक चलने वाली यह बचपन अवस्था जो शेषावस्था के बाद शुरू होती है, यहां पर बालक में जो शेषावस्था में विशेषताएं हुई हैं, शेषावस्था में जो विकास हुआ है, यह आगे बढ़ता है और बालक यहां अपने आप तक सीमित रहता है। सामाजिक विकास की बात करें, नैतिक विकास की बात करें तो बालक यहाँ मर्जी का मालिक होता है। कौन होता है दोस्तों बालक यहाँ पर मर्जी का मालिक होता है और मर्जी का मालिक बनकर यह स्वतंत्र आचरण करता है। मर्जी का मालिक बनकर स्वतंत्र संवेगों का प्रदर्शन करता है।
स्वतंत्र संवेगों का प्रदर्शन करता है। तो इस अवस्था की पहली विशेषता क्या हो गई? मर्जी का मालिक बनकर बालक स्वतंत्र संवेगों का प्रदर्शन करता है। स्वतंत्र संवेगों के प्रदर्शन का मतलब बालक का मन करता है रोने का तो दहाड़े मार मार के रोने लगता है, बालक का मन करता है किसी को काटने का तो आसानी से काट लेता है, मिट्टी खाने का मन करता है मिट्टी खा लेता है। जो उसका मन करता है उन संवेगों को वह व्यवहार में प्रदर्शित कर देता है, जो मर्जी वह व्यवहार कर देता है, क्योंकि बालक में अभी सामाजिकता नहीं बनी है, बालक में भी नैतिकता का विकास नहीं हुआ है। सामाजिकता नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो बालक को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मेरे द्वारा किया जाने वाला कार्य समाज को स्वीकार होगा या नहीं होगा, मेरे पेरेंट्स को स्वीकार होगा या नहीं होगा, मुझे अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, इससे बालक को कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए कहा है बालक मर्जी का मालिक होता है और अपनी स्वेच्छा से संवेगों का प्रदर्शन करता है। कौन सी अवस्था में दोस्तों? प्रारंभिक बचपन अवस्था में, जिसको हमने माना है 2 सप्ताह से लेके 2 वर्ष तक। इसके अलावा क्योंकि यहां पर मर्जी का मालिक है, इसीलिए इस अवस्था को खुशी का काल भी कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? खुशी का काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है खुशी का काल? सपोज दैट आप थोड़ा सोच के देखो, अगर हमें ऐसा पावर मिले कि अगले 6 महीने तक आप जो मर्जी कर सकते हैं, सोशल बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है, कोई नैतिक अनैतिक का कोई चक्कर नहीं है, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? खुशी का काल होगा, जो मर्जी कर रहे हैं। इसीलिए बालक यहाँ पर जो मर्जी करता है, इसीलिए इसको खुशी का काल कहा जाता है। बालक खुशी के साथ अपने आप को विकसित करता है दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पर बालक का शारीरिक विकास तेजी से होता है। कौन सा विकास? बालक का शारीरिक विकास तीव्रता के साथ में होता है। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी तेजी के साथ में होता है। इन सारी चीजों के साथ बालक जो है अपना संपूर्ण विकास माता पिता के साथ करता है। विकास किसके साथ करता है? अपने परिवार व माता पिता के साथ। माता पिता के माध्यम से सभी विकास को प्राप्त करता है। विकास परिवार व माता पिता के द्वारा बालक में होता है। यहाँ पर बालक में शुरुआत के गुणों का विकास होने लगता है। बालक थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है, उसका मानसिक विकास भी होने लगता है, बालक का भाषाई विकास भी प्रारंभ हो जाता है, बालक का संज्ञानात्मक विकास भी प्रारंभ हो जाता है, बालक के संवेग पहले की तुलना में थोड़े से तेज होने लगते हैं, नए नए संवेग बनने लगते हैं। बालक शुरुआत में ही अपनी माँ को पहचानने लगता है। बालक ध्वनि किस तरफ से आ रही है इस बात को भी यहाँ पर पहचानने लगता है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं कहाँ पाई जाती है दोस्तों? बचपन अवस्था में पाई जाती हैं, जिसको सर लोग ने माना है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। बचपन अवस्था के बाद बालक थोड़ा और बड़ा होता है और अगली अवस्था में आता है और उस अवस्था को कहा जाता है। तो इस प्रकार बालक बचपन अवस्था में अपने आप को विकसित करता है और बचपन अवस्था के बाद बालक अगली अवस्था में प्रवेश करता है। अगली अवस्था में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर बालक में मांसपेशी विकास भी बहुत तेजी के साथ डेवलप होता है। उसको लेकर हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बालक में जो मांसपेशी विकास होता है, उस मांसपेशी विकास के कारण बालक में विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाएं होने लगती हैं। रिफ्लेक्सेस बालक में बनने लगते हैं। इन रिफ्लेक्सेस में क्या होता है? बालक विभिन्न उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करने लगता है, रेस्पॉन्स देने लगता है, और उन रेस्पॉन्स के चलते बालक में कुछ इस तरह की विशेष व्यवहार बनते हैं जिन्हें हम स्पेशल कहते हैं या महत्वपूर्ण बिंदु भी कहते हैं। तो ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं या रिफ्लेक्सेस जो बालक में प्रारंभ में दिखाई देते हैं, उनमें से 2-3 का अध्ययन करेंगे दोस्तों। उनमें से पहला होता है रूटिंग। इसको एक ऐसी महत्वपूर्ण गतिविधि भी कहते हैं जो बालक के प्रारंभ में दिखाई देती है, आगे चल के इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो रूटिंग किसे कहते हैं? देखिए, रूटिंग में क्या होता है? नवजात शिशु के गालों को छूने पर वह मुंह खोलता है, और यह क्रिया बालक में कहलाती है रूटिंग। और यह रिफ्लेक्शन है। किसके प्रति रिफ्लेक्शन है? बालक किसी व्यक्ति के द्वारा बालक के गालों को छूने पर उसके द्वारा दिया जाने वाला रिफ्लेक्शंस होता है दोस्तों। इसीलिए रूटिंग इसको कहा जाता है। तो रूटिंग में क्या देखा हमने? बालक के नवजात शिशु नवजात के गालों को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है। और यह क्रिया कहलाती है
रूटिंग दोस्तों। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण क्रिया नवजात शिशु में पाई जाती है, उसे कहते हैं मोरो। मोरो मोरो में क्या होता है, नवजात शिशु जो है किसी भी उद्दीपक के प्रति अचानक से अपने हाथों को फैलाता हुआ अपनी कमर को मोड़ के उस तरफ इस तरीके से जाता है जैसे उसको वो पकड़ना चाहता हो। जैसे कोई व्यक्ति आया तो तुरंत उस व्यक्ति की तरफ, चाहे वो बालक की मां है, शिशु की मां है, तो शिशु अपनी मां की तरफ ऐसे दोनों हाथों को फैलाकर कमर को मोड़ते हुए ऐसे करता है कि वह उसको पकड़ने वाला है। आपने किसी चीज को उसके सामने किया, उसके प्रति भी वह मोरो की गतिविधि करता है। तो मोरो में क्या करता है बालक, अपने दोनों भुजाओं को फैलाकर अपने दोनों हाथों को फैलाकर कमर को मोड़ते हुए पकड़ने की चेष्टा करता है। कमर को मोड़ते हुए पकड़ने की चेष्टा करता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में क्या कहते हैं, मोरो कहते हैं फ्रेंड्स। तो यह भी ऐसी प्रवृत्ति है जो बालक में प्रारंभिक अवस्था में पाई जाती है। तीसरी एक और क्रिया होती है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्सेस होता है, उसे कहा जाता है पकड़ना। इसमें क्या होता है, बालक के सामने किसी भी चीज को देंगे, आप बालक की अंगुली आपकी बालक की तरफ कीजिए, तुरंत नवजात शिशु उसको कसकर पकड़ लेता है। उसको पेन दीजिए, तुरंत उसको कसके पकड़ लेता है। कुछ भी उसके सामने रखेंगे तो वो तुरंत उसको कसकर पकड़ता है। तो बालक के सामने जब भी कोई वस्तु आती है तो वह नवजात शिशु उसको कसकर पकड़ता है। यह क्रिया मनोविज्ञान में कही जाती है पकड़ना। और यह भी प्रवृत्ति प्रारंभिक अवस्था में होती है, आगे चल के इसका प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। चौथी एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है बेबिंस्की। दोस्तों बेबिंस्की में क्या होता है, बेबिंस्की में होता है कि बालक के पैरों के तलवों को अगर कोई ठोकता है तो पैरों के तलवों को ठोकने पर बालक अपने अंगुलियों और अंगूठे को अंदर की ओर मोड़ता है। यह कहलाता है बेबिंस्की। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा होगा तो डॉक्टर जब भी उसको चेक करने आता है तो उसके पैरों के से अंगुली से या पैर से मारता है, ठक 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 ठक। ऐसे आप भी करेंगे तो जो ही पैरों के तलवे के आप मारोगे किसी भी अंगुली से, पेन से, तो वह तुरंत अंदर की तरफ अंगूठे को मोड़ता है, अंगुलियों को मोड़ता है, पैरों को। इस क्रिया को कहा जाता है बेबिंस्की। तो दोस्तों इस प्रकार बेबिंस्की भी प्रारंभिक अवस्था में होती है, आगे चल के इसका प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये प्रमुख रिफ्लेक्सेस थे जो नवजात शिशु में पाए जाते हैं, जिन्हें किसी बालक में आसानी से देखा जा सकता है। अब आप इनको देखना चाहें तो किसी भी नवजात शिशु के साथ जाके ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना उसकी मम्मी की परमिशन लेके ही ये गतिविधियां देखना। अगर उनकी परमिशन के बिना देखा तो समस्या भी हो सकता है। तो दोस्तों अब तक हमने बालक के विकास को लेकर 4 अवस्थाओं को समझा। पहली अवस्था हमने जानी गर्भावस्था, दूसरी अवस्था शिशुअवस्था, तीसरी बचपन अवस्था। इन 3 अवस्थाओं के साथ साथ हमने कुछ रिफ्लेक्सेस को जाना, ऐसी क्रियाओं को जाना जो प्रारंभिक नवजात शिशु में पाई जाती हैं। एक बार इनको रिवाइज करते हैं और ठीक से समझते हैं डिटेल से इन विकास की प्रारंभिक बुनियादी 3 अवस्थाओं को। देखिए दोस्तों, विकास की अवस्थाएं, जैसा कि मैंने पीछे आपसे डिस्कशन किया था कि विकास की अवस्थाएं जो हैं उनमें क्या होता है, मानव जीवन विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए आगे बढ़ता है। संपूर्ण विकास को कुछ अवधियों में, कालों में बांट दिया है, तो ये अवस्थाएं हो गई और मानव इन अवस्थाओं के द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। विकासात्मक अवस्थाएं अस्थायी मानी जाती हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा अस्थायी मानी जाती हैं। प्रारंभ की अवस्था वो समय निकलने के बाद खत्म हो गई, नई अवस्था आ गई तो अस्थायी हो गई। फिर उसके बाद दूसरी अवस्था भी वो भी खत्म हो गई, तीसरी अवस्था आ गई, तो क्या होती है, अवस्थाएं अस्थायी होती हैं।
और सिर्फ विकास को समझने के लिए मानी जाती हैं। बाकी ऐसा नहीं किसी बालक पे ऐसे आपको दिख जाएगा कि देखो साहब ये बाल्यावस्था का बालक है, शिशुअवस्था का बालक, ऐसा नहीं है। सिर्फ बालक के विकास को समझने के लिए इनको बनाया गया है, एक संकल्पनाएं बनाई हैं ताकि हम डिटेल से बालक के विकास को समझ सकें। तो एक ऐसी होती है, अस्थायी होती हैं, और इन विभिन्न अवस्थाओं से बालक आगे बढ़ते हुए विकास को प्राप्त करता है। प्राय एक प्रभावी लक्षण या प्रमुख विशेषता के द्वारा पहचानी जाती हैं, जो प्रत्येक अवधि को उसकी अद्वितीय विशेषताएं प्रदान करते हैं। हमने इनको बांटा किसके आधार पर है? किसी विशेषता के आधार पर, लक्षणों के आधार पर, या निश्चित व्यवहारों के आधार पर। और ये जो विशेषता है, ये जो लक्षण है, ये जो व्यवहार है, यही इस विकास की अवस्था की विशेषता होती हैं और ये अद्वितीय होती हैं। अन्य अवस्था में ऐसा नहीं होता, इसीलिए इसको अलग नाम दे दिया गया। एक विशिष्ट अवस्था में व्यक्ति निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विशेष अवस्था में निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि विकास जो है एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहता है। तो उस अवस्था में कहाँ तक विकास होना है यह पहले से तय होता है। अगली अवस्था में कहाँ तक विकास होना है यह पहले से तय होता है। इसलिए क्या कहते हैं कि हर अवस्था में विकास एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। व्यक्ति के द्वारा अवस्था विशेष में कुछ व्यवहार प्रारूप तथा कुछ कौशल एक विशिष्ट अवस्था में अधिक आसानी से सीखे जाते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? विकासात्मक कार्य इन्हें कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हें कहा जाता है विकासात्मक कार्य। व्यक्ति के द्वारा अवस्था विशेष में कुछ व्यवहार प्रारूप तथा कुछ कौशल एक विशिष्ट अवस्था में अधिक आसानी से सीखे जाते हैं। इन्हें विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंटल टास्क कहा जाता है। ये जो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं दोस्तों, उस अवस्था में विकसित होने होते हैं। जैसे कि अपने भी रिसेंटली मैंने पीछे आपको बताया कि जो शिशुअवस्था होती है, पहली अवस्था, वहाँ बालक में सूंघने और चखने संबंधी क्षमताओं का ज्यादा विकास होता है। देखो एक और चीज, बालक में सूंघने और चखने संबंधी क्षमताओं का यहाँ प्रारंभिक विकास होता है। तो यहाँ इस अवस्था में हमारी अपेक्षा क्या होगी कि ये दोनों क्षमताएं बालक में विकसित होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? उस अवस्था के लिए ये विकासात्मक कार्य हो गया, डेवलपमेंटल टास्क हो गया। कौन सा डेवलपमेंटल टास्क हो गया? जो बालक को उस अवस्था में होना है। उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हमने पीछे समझा था कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की अवस्थाओं को अलग अलग हिसाब से बांटा है, लेकिन सर्वमान्य मतानुसार ये 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था कौन सी दोस्तों? गर्भावस्था या प्रसव पूर्व की अवस्था से कहा जाता है प्रेगनेंसी। यह 9 माह तक मानी जाती है। बुनियादी अवस्था, पहली अवस्था, प्रथम अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, कुछ भी पूछे आंसर क्या होगा? गर्भावस्था या प्रसव पूर्व की अवस्था। उसके बाद अगली अवस्था, उसको कहा जाता है इन्फेंसी या शिशुअवस्था, और यह जन्म से लेके 6 वर्ष तक मानी गई है, 5-6 वर्ष तक। तीसरी अवस्था बाल्यावस्था या फिर चाइल्डहुड होती है, ये 6 से लेके 12 वर्ष तक मानी गई हैं। चौथी अवस्था किशोरावस्था, एडोलसेंस, जिसे माना है दोस्तों 12 से लेके 18 वर्ष तक। और 5वीं अवस्था प्रौढ़ावस्था, अडल्टहुड, जो 18 वर्ष से अधिक होती हैं। आगे भी अवस्थाएं हैं, लेकिन बाल विकास में या विकास की अवस्थाओं में उन्हें शामिल सामान्यता नहीं किया जाता है। मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती हैं। अब यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है? रीट के साथ इन 5 में से सर्वाधिक संबंध है इन दोनों अवस्थाओं का। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे दोस्तों शिशुअवस्था से और बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था से ज्यादा संभावना है पूर्व बाल्यावस्था की और उत्तर बाल्यावस्था की। क्यों यहां से पूछे जाएंगे ज्यादा, ये भी समझ लो, क्योंकि लेवल 1 और 2 के जितने स्टूडेंट आपके साथ आने वाले हैं वो सब मुख्यतया पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था से बिलोंग करते हैं, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन किशोरावस्था के आ जाते हैं, क्योंकि आगे चल के 9वीं 10वीं में 8वीं में बालक किशोर अवस्था की ओर चला जाता है। तो ये कुछ अवस्थाएं हैं जो सर्वमान्य हैं, लेकिन इन अवस्थाओं के माध्यम से हम विकास को बहुत ठीक से समझना चाहते हैं, तो हम हरलोक के अनुसार अवस्थाओं को समझेंगे। तो हरलोक ने अवस्थाओं को कितनी माना है? उनमें से पहली अवस्था है दोस्तों गर्भावस्था या प्रसव पूर्व की अवस्था। अवधि 9 माह या 40 सप्ताह हो गई। इसकी फिर पुनः 3 उपावस्थाएं हो गई। पहली कौन सी? बीज अवस्था, जो 2 सप्ताह की है। इस अवस्था में एक बीज के रूप में माता के गर्भ में युक्ता नामक एक अंडाकार संरचना में, प्रकृति में एक अंडाकार आकृति में बालक प्रवेश करता है और उसमें पाए जाने वाले युक्ता नामक उसमें पाए जाने वाले योक नामक पदार्थ को वह आहार के रूप में ग्रहण करता है और प्रारंभिक अवस्था में अपना विकास करता है।
लगभग 2 सप्ताह में यौक और युक्ता दोनों ही नष्ट हो जाते हैं और बालक अगली अवस्था में आता है जिसका नाम है दोस्तों भ्रूणावस्था। यह चलती है 2 सप्ताह से 2 माह तक। इस अवस्था में 3 परतों के माध्यम से बालक अपने शारीरिक अवयवों का निर्माण करता है। इन 3 परतों में पहली परत है एक्टोडर्म, जिसे बाह्य परत भी कहा जाता है, और इसके द्वारा बालक त्वचा, नाखून इत्यादि अवयवों का निर्माण करता है। इसके बाद मध्य परत, जिसे मेसोडर्म कहा जाता है, इसमें बालक अपनी मांसपेशियों का और अन्य इत्यादि अवयवों का निर्माण करता है। और सबसे आंतरिक परत, जिसको अंतः परत भी कहते हैं और एंडोडर्म भी कहते हैं, क्योंकि एंड में होता है इसलिए एंडोडर्म। याद रखने का तरीका बता रहा हूं। एंडोडर्म में बालक क्या करता है? पाचन संस्थान का निर्माण करता है, फेफड़ों का निर्माण करता है। और इस प्रकार गर्भावस्था में इन 3 अलग अलग परतों के माध्यम से हम सबके शरीर का प्रारंभिक निर्माण होता है दोस्तों। इस गर्भावस्था की दूसरी उप अवस्था में इन 3 परतों के द्वारा जो शारीरिक अवयवों का निर्माण होता है, इन्हें विकसित होने का अवसर मिलता है गर्भावस्था की तीसरी उप अवस्था में, जो है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इसकी अवधि मानी है 2 माह से लेकर 9 वर्ष तक। इस अवस्था में जिन अवयवों का निर्माण हुआ है उनका विकास इस अवस्था में होता है, और लगभग 6 माह के बालक में शारीरिक अवयव एक वयस्क व्यक्ति की भांति काम करने लगते हैं। और इस प्रकार जो पिछली अवस्था में अवयव निर्मित हुए थे उनका यहाँ विकास होता है। और इन सारे अवयवों का विकास होने के बाद बालक इस 9 महीने की अवधि को पूरी करके अगली अवस्था में प्रवेश करता है, और उस अवस्था का नाम है दोस्तों शेषावस्था। शेषावस्था को हमने माना है जन्म से लेकर 14 दिन, प्रारंभिक 2 सप्ताह है। यहां पर बालक मां के गर्भ से एक अलग वातावरण में प्रवेश करता है, बाहरी वातावरण में आता है। इस वातावरण में समायोजन करने में उसको कठिनाई अनुभव होती है, इसलिए इस अवस्था को अधिगम कठिनाई का काल भी कहा जाता है। किसका काल कहा जाता है? अधिगम कठिनाई का काल भी इसको कहा जाता है। नवजात शिशु की त्वचा का रंग हल्का गुलाबी लाल होता है, जो 15 दिनों में लगभग अपनी वास्तविक रंग को प्राप्त कर लेता है। नवजात शिशु जो है वह उसमें स्वाद और सूंघने की ज्ञानेंद्रियों की क्षमताओं का विकास सर्वाधिक इसी अवस्था में हो जाता है, पहले 2 सप्ताह में या पहले 15 दिनों में ही हो जाता है। देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि बालक के प्रारंभिक जीवन में सबसे ज्यादा उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स वाला कोई कंटेंट है, सबसे ज़्यादा जो पोषक तत्व इस दुनिया में है, वह है उसकी माँ का दूध। तो माँ के दूध का स्वाद उसको महसूस करना चाहिए, उसको पता चले कि मैं जो पी रहा हूँ माँ का दूध है या किसी और चीज़ को मुझे पिलाया जा रहा है। इसलिए सबसे पहले स्वादेंद्रिय उसके अंदर विकसित होती हैं, और अगर उसको माँ के दूध के अलावा कोई और लिक्विड उसको दिया जाता है तो बालक को पता लग जाता है, इतनी रुचि के साथ उसको नहीं ले पाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें स्वादेंद्रिय का विकास हो चुका होता है, और घ्राणेंद्रिय के द्वारा, नोज सेंस के द्वारा बालक अपनी माँ के एहसास को प्राप्त करता है, उसकी माँ के स्मेल को प्राप्त करता है कि हाँ ये मेरी माँ है। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है? नवजात शिशु कामक क्रियाओं में रुचि लेता है। किसमें रुचि लेता है? कामक क्रियाओं में रुचि लेता है। उसमें एक्साइटमेंट होता है, उस एक्साइटमेंट के चलते शक्ति और गति का विकास होता है। शक्ति कौन सी? शारीरिक शक्ति, और गति भी कौन सी? शारीरिक गति का विकास होता है। उसके अतिरिक्त प्रथम सप्ताह में नवजात शिशु मां की आवाज को पहचान लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बालक में इतनी क्षमताएं बन जाती हैं कि पहले सप्ताह में ही वह अन्य महिलाओं के बीच अपनी मां की आवाज को पहचानने लगता है, और आवाज को सुन के आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये मेरी मां है या कोई दूसरी महिला है। इसके अलावा ध्वनि किस दिशा से आ रही है, इस चीज को भी बालक पहचानने लगता है। उसके अलावा बालक में यह सामान्य हाव भाव का अनुकरण करने की प्रवृत्तियां भी बनने लगती हैं। सामान्य हाव भाव के अनुकरण करने का मतलब क्या हो गया? जैसे आपने हल्का सा हाथ हिलाया, आपने फेस को स्माइल किया, तो इन सामान्य चीजों को थोड़ा बहुत अनुकरण करने की प्रवृत्ति भी बालक में यहां पर बनने लग जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार शुरुआती 2 सप्ताह में बालक मां के गर्भ से जन्म लेके नए वातावरण में आता है और लगातार अपने को विकसित करता है। उसके बाद आगे की अवस्थाओं से पहले हम यहां थोड़ा जानते हैं कि बालक कैसे विभिन्न रिफ्लेक्सेस
को डेवलप करता है या बालक में रिफ्लेक्सेस बनते कैसे हैं। तो नवजात शिशु में उपस्थित कुछ मुख्य प्रतिवर्त रिफ्लेक्सेस, किसके प्रति रिफ्लेक्सेस, आपने जो उद्दीपक दिया उसके प्रति होने वाली अनुक्रियाएं, प्रतिवर्त या रिफ्लेक्सेस। इनको हमने 4 तरह का माना है। देखिए पहला है फ्रेंड्स रूटिंग, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया रूटिंग में क्या होता है, गाल को छूने पर सिर को घुमाना और मुंह खोलना, यह प्रवृत्ति बालक में पाई जाती है, नवजात शिशु में पाई जाती हैं और यह प्रारंभ से लेकर 3 से लेकर 6 माह में ये विलुप्त हो जाती हैं। मतलब जन्म से लेके 3 महीने में, 4 में, 5 में, 6 में, अधिकतम 6 महीने के बाद यह रूटिंग आप बालक में नहीं देख सकते, इससे पहले ही यह दिखाई देता है। दूसरा प्रतिवर्त क्या है दोस्तों, मोरो, जैसा कि मैंने रिसेंटली आपको बताया। मोरो में क्या होता है, यदि तीव्र शोर सुनाई देता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजाओं को आगे की ओर फेंकता है और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो। तो कोई ध्वनि उसको सुनाई देती है, कोई उद्दीपक उसके सामने आता है तो उसके प्रति वो रेस्पॉन्स कैसे करता है, अपनी भुजाओं को आगे की ओर ले जाते हुए, अपनी कमर को मोड़ते हुए ऐसे प्रतिक्रिया करता है, ऐसे रिफ्लेक्सेस देता है जैसे वह पकड़ना चाहता हो। और यह प्रतिवर्त भी दोस्तों 6-7 महीने में विलुप्त हो जाते हैं, जबकि किसी भी तीव्र ध्वनि के प्रति जो उसकी प्रतिक्रिया है वो स्थायी रूप से जिंदगी चलती रहती है। बड़ा होने के बाद भी कोई ध्वनि सुनाई देगी तो तुरंत उसके प्रति वो रेस्पॉन्स देगा ही देगा। अगली है दोस्तों पकड़ना। बच्चों की हथेली को यदि अंगुली अथवा किसी अन्य वस्तु से दबाया जाता है तो बच्चे की अंगुलियां उसके इर्द गिर्द लिपट जाती है। मैंने आपको कहा आप अंगुली दीजिए, उसको तुरंत अंगुली को बालक पकड़ लेता है। पेन दीजिए, तुरंत पेन को पकड़ लेता है। कुछ भी नहीं मिल रहा है तो वो अपने बेडशीट को पकड़ के रहेगा, झूले को पकड़ के रहेगा, लेकिन वो चीजों को पकड़ता है। ऐसा बालक में प्रारंभिक अवस्था में पाया जाता है और यह जो प्रवृत्ति है शुरुआती 3-4 महीने के बाद खत्म हो जाती हैं। उसके बाद अगर बच्चा पकड़ता है तो वह स्वेच्छा से पकड़ता है, लेकिन इससे पहले जो पकड़ने वाली स्थिति है वो स्वेच्छा से नहीं है, वो ऑटोमेटिक उसके नेचर में है, वो उसको होना ही होना है। उसके बाद अगली एक प्रवृत्ति है बेबिंस्की। बेबिंस्की में क्या होता है, यदि बच्चे के पैरों को तलवों को ठोका जाता है तो वह पैर की अंगुलियों को ऊपर की ओर मोड़ता है और फिर आगे की ओर लेके जाता है, इसे कहा जाता है बेबिंस्की। और दोस्तों बेबिंस्की भी 8 से 12 माह में विलुप्त हो जाती हैं। लगभग 1 साल का होने के बाद बालक में बेबिंस्की दिखाई नहीं देती हैं। तो याद रखिए ये कुछ ऐसी टेंडेंसीज हैं बालक में, ऐसी प्रतिवर्त हैं, रिफ्लेक्सेस हैं जो बालक में मूल रूप से पाए जाते हैं। ये होते ही होते हैं, यहाँ पर बालक चाहे या ना चाहे उसका कोई संबंध नहीं होता है। धीरे धीरे आगे चल के चीजें समाप्त हो जाती हैं। क्यों समाप्त हो जाती हैं? क्योंकि बालक में परिपक्वता आने लगती है, बालक का मानसिक विकास होने लगता है और बालक इन प्रतिवर्त से थोड़ा अलग होकर चीजों को स्वेच्छा से करने लगता है। उसका मन करे तो मुंह खोले, मन नहीं करे तो नहीं खोले। उसका मन करे तो हाथों से किसी चीज को पकड़े, नहीं तो नहीं पकड़े। उसका मन करे तो पैरों की अंगुलियों को अंदर की तरफ मोड़े, वरना नहीं मोड़े। लेकिन प्रारंभ में ये चीजें वो चाहे या ना चाहे फिर भी उसमें होती रहती है। दोस्तों आगे चलते हैं अगली अवस्था की ओर। तो हर लोग की तीसरी अवस्था है बचपन अवस्था। दोस्तों 2 सप्ताह से 2 वर्ष इसको माना गया है। इस अवस्था में बालक मर्जी का मालिक बनकर आचरण करता है एवं अपनी इच्छा अनुसार किसी भी संवेग का प्रदर्शन करता है। मैंने आपको पीछे बताया जो मर्जी है वो संवेग का प्रदर्शन करता है। अगर दिसंबर का महीना है, भयंकर ठंड पड़ रही है और रात के 2 बजे बच्चा उठ के पानी के लिए रोता है, माँ उसको पानी का गिलास हाथ में देती हैं और हाथ में देने के बाद उसका मन करता है कि मुझे यही पानी गिराना है। तो दिसंबर का महीना है, रात के 2 बजे हैं, बहुत भयंकर ठंड है, लेकिन फिर भी उसका मन करता है पानी वहां फैलाएगा तो फैलाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार मर्जी के मालिक वाला व्यवहार करता है। क्यों करता है? क्योंकि अभी इसमें सामाजिकता नहीं बनी है, नैतिकता बालक में अभी नहीं बनी है, इसलिए यहां पर बालक में मर्जी के मालिक जैसा व्यवहार प्रतीत होता है। उसके अलावा दूसरी चीज, इसी बालक के लिए खुशी का काल भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो मर्जियां कर रहा है, कोई भी आवश्यकता है, थोड़ा सा रोने की आवश्यकता, तुरंत रोया नहीं और फटाफट सारी चीजें जो उसके सामने आ जाती हैं। तो बालक रो के अपनी हर चीज को मनवा लेता है, जैसा मन करता है वैसा व्यवहार वो कर लेता है। इसके लिए उसको कोई रोक टोक नहीं होती, इसलिए खुशी का काल कहा जाता है। उसके अलावा बालक में यहां पर
जितना भी विकास होता है किसके माध्यम से होता है? परिवार के माध्यम से होता है, क्योंकि बहुत छोटा है, अभी डिपेंड है पूरी तरह से। शुरुआत में माँ पे डिपेंड होता है, माँ के साथ साथ धीरे धीरे परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो भी उसके विकास में सहायता प्रदान करने लगते हैं। तो बालक यहाँ पर संपूर्ण विकास किसके माध्यम से प्राप्त करता है दोस्तों? परिवार के माध्यम से प्राप्त करता है। और याद रखिए, बालक की माँ उसकी पहली शिक्षिका होती है, बालक का परिवार उसका पहला समाज होता है, पहला विद्यालय होता है, वहीं पे वो सब कुछ सीखता है दोस्तों। उसके बाद आगे तीव्रगामी विकास होता है। कौन सा विकास? शारीरिक विकास, बहुत तेजी के साथ होता है यहाँ पर। उसके साथ साथ मानसिक विकास भी तेजी के साथ में यहाँ पर होता है। 3 माह के बालक में पूर्ण रंग दृष्टि विकसित हो जाती है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, रंग दृष्टि का मतलब होता है बालक में विभिन्न रंगों को पहचानना और रंगों के बारे में जो मस्तिष्क में संरचना बनती है, ये संरचना, क्योंकि 3 महीने का बालक अभिव्यक्त तो नहीं कर पाएगा ना कि लाल रंग है, पीला रंग है, ना वो इशारों से अभिव्यक्त कर सकता है, ना बोल के अभिव्यक्त कर सकता है, लेकिन उसके मेंटल पोर्शन में, उसके मस्तिष्क में ये संप्रत्यय बनने लगता है। तो बालक में विभिन्न रंगों का संप्रत्यय प्रारंभिक 3 महीने में ही बनना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ उसके मस्तिष्क में संप्रत्यय बनता, अभिव्यक्ति में ये चीजें अभी नहीं आ पाती हैं। 1 वर्ष के बालक की दृष्टि लगभग प्रोडो के समान 20/20 में विकसित हो जाती है। 1 वर्ष के बालक की आंखों की जो क्षमता है वो अधिक से अधिक बन चुकी होती है दोस्तों। तो इस प्रकार बालक बचपन अवस्था में 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक अपना विकास प्राप्त करता है। ये हरलोग के द्वारा प्रतिपादित अवस्थाएं हैं जो हम बालक के विकास के दौरान उसमें होने वाले बदलावों को, उसमें होने वाले परिवर्तनों को, इन सब के साथ पढ़ रहे हैं। इसके बाद अब हम अगली अवस्था में बात करते हैं दोस्तों, जो हम अगले सेशन में लेके आएंगे। तब तक के लिए लगातार सीखते रहिए और समझते रहिए। थैंक्स अलॉट।